हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं फिजिक्स कक्षा 10 के प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ बातें जानी थी और आज भी कुछ बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिससे हम लोग माध्यम पढ़ लिए थे, अपवर्तन क्या है ये पढ़ लिए थे, प्रकाश क्या है ये सब जान चुके थे। तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि किसी माध्यम में, सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में, निर्वात अर्थात वायु, अर्थात वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है, कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर मैं इसी को मानक रूप में लिख दूं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और जब मैं इसी को मीटर प्रति सेकेंड में बदलूंगा तो 10⁵ तो चूंकि हम जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, यानी 1000 से गुना करेंगे तो 3 × 10⁵ और 10⁻³ जुट जाएगा, ये दोनों तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी आपने जाना कि वायु अर्थात निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब एक टॉपिक मैं बताने चाहता हूं आपको प्रकाश के अपवर्तन में, और वो है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है? वो पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन क्या बोलेंगे इसको हम? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन है क्या। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन जो है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन को समझने के लिए आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन है क्या। अगर ऐसे आपसे कोई पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है तो आप कहेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आइए ये देखिए, ये हमारा कांच का स्लैब, यह हमारा है कांच का स्लैब, यह है हमारा कांच का स्लैब, कांच का स्लैब है। अब एक कांच हो गया, यहां वायु और नीचे भी वायु है। क्योंकि इस कांच है तो सघन माध्यम है, ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, तो ये विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम। चलिए अब एक किरण आई आपकी की कहा? कांच के स्लैब, यानी हवा से कहा जा रही है? कांच में। तो हवा जो है विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है। तो यहाँ पर एक हम लंब खींचेंगे, जहां आपतित किरण आकर के दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। तो हम जानते हैं कि हवा चूंकि विरल माध्यम है, कांच जो है सघन माध्यम है, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। सीधा ना जाकर के किसकी तरफ मुड़ जाएगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। फिर जब ये कांच से हवा में आएगी तो यहां भी एक अभिलंब खींचेंगे। फिर जब कांच से हवा में आएगी यानी सघन से विरल में आएगी
तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। देखिए ये अभिलंब से दूर भागेगी। कहां भागेगी? अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो एक किरण तो सीधी आ रही है और ये जो किरण है इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर भागेगी। तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। तो देखिए इन दोनों, जैसे आपतित किरण की ये सीधी दिशा होनी चाहिए और ये निर्गत किरण की दिशा है, तो दोनों के बीच का जो दूरी है ना, ये वाला दूरी, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यही दूरी हमारा क्या है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण, ये आपतित किरण की दिशा है और ये निर्गत किरण की दिशा है। दोनों के बीच में जो दूरी है, आपतित किरण और निर्गत किरण, दोनों के बीच में जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है? निर्वात अर्थात हवा, क्योंकि हम लोग निर्वात किसको मानते हैं? हवा को मानते हैं। मान लेते हैं कि हवा भी क्या है? निर्वात। क्योंकि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हवा मौजूद नहीं है, तो हम निर्वात किसको मानते हैं? हवा को मानते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है? ये जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वह होता है, क्या होता है? तो वायु में प्रकाश की चाल का वेग, या प्रकाश की चाल, वेग और चाल एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है। तो वायु में प्रकाश का वेग और उस पदार्थ में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लीजिए कि अपवर्तनांक अगर आपसे पूछा जाए कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है, तो कहिएगा वायु में प्रकाश के वेग, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, और माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जाएगा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब अपवर्तनांक की बात आती है, तो अपवर्तनांक दो होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो बात आती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए हवा के सापेक्ष जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, हवा के सापेक्ष जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक करते हैं। और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है एक माध्यम में जो अपवर्तनांक है और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक है उसकी जो तुलना करते हैं उसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। तो आइए आपेक्षिक अपवर्तनांक को हम देखें कि आपेक्षिक अपवर्तनांक है क्या। तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपेक्षिक अपवर्तनांक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक जैसे मान के चलिए, जैसे मैं मान के चलूं कि यहां अपवर्तनांक को चूंकि हम लोग n से निरूपित करते हैं, किसी से निरूपित करते हैं? n से। तो n/1 ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, n/1। तो 2 क्या बताता है कि माध्यम 2 में अपवर्तनांक, और 1 क्या बता रहा है? माध्यम 1 में अपवर्तनांक। यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? n/1 लिखने का मतलब हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक
क्या होगा? तो हम यहां लिखेंगे, तो N21 का मतलब हो जाएगा कि N1 बटा N2, N1 बटा N2, अर्थात माध्यम एक में अपवर्तनांक, माध्यम एक में अपवर्तनांक बटा माध्यम दो में अपवर्तनांक, माध्यम दो में अपवर्तनांक, है ना? क्या हो जाएगा? माध्यम दो में अपवर्तनांक हो जाएगा, है ना? तो इसको जो है हम अगर बात करें तो क्या होगा? अपवर्तनांक की परिभाषा हम क्या जानते हैं? अपवर्तनांक की परिभाषा हम क्या जानते हैं? तो हम अपवर्तनांक की परिभाषा तो यही जानते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, और आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक का अनुपात होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष अगर हम दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं उसको आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, है ना? तो इस तरह से हम लोग अगर N21 लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे कि माध्यम दो में माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर N12 लिखते हैं तो माध्यम एक में माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक में माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना? तो चलिए अब माध्यम एक का माध्यम दो में दो के सापेक्ष N12 लिखने का मतलब हुआ माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, और N21 लिखने का मतलब हो गया माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या करें। तो देखिए मान के चलिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? C1 बटा C2। अगर ऐसे लिख देते हैं N12 यानी माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या होगा कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है वो क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो आपने पढ़ा है वैसा ही है हमारे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कौन कौन है? तो आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी ज्या का मतलब क्या है? साइन का मान, यानी साइन आई, क्योंकि आपतन कोण को हम लोग आई से निरूपित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से निरूपित, यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर एक नियतांक होगा। क्या होगा? एक नियतांक होगा। और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी
कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान का अनुपात एक नियतांक होता है ना। तो इस तरह से हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी देखा। अब हम चलते हैं एक अगले टॉपिक के पास, और वो टॉपिक है हमारा प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म में सबसे पहले ये जाने कि प्रिज्म प्रिज्म क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। तो प्रिज्म प्रिज्म क्या है? सबसे पहली बात आती है कि प्रिज्म है क्या? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म क्या है? तो कहेंगे दो पारदर्शी सतहों से घिरे, दो पारदर्शी सतहों से घिरे माध्यम को, दो पारदर्शी सतहों से घिरे माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। दो पारदर्शी सतहों से घिरे माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म कैसा होता है सो देखिए, ये देख लीजिए, ये हमारा जो है हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का आकृति आता है हमारे सामने, कुछ इस टाइप का आकृति आता है हमारे सम्मुख, कुछ इस टाइप की आकृति हमारे सम्मुख आती है, या ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि प्रिज्म की एक और सतह अंदर होती है इस टाइप की। देखिए, ये हमारा प्रिज्म बनकर के तैयार है। तो प्रिज्म जो होता है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिज्म जो होता है इसमें कितने सतह होते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रिज्म में 5 सतह होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि प्रिज्म में 5 सतह कैसे होती है। फिर आपसे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रिज्म के पांचों सतह एक जैसे होते हैं? तो नहीं, प्रिज्म के पांचों सतह एक जैसे नहीं होते। प्रिज्म की 3 सतह जो होती है वो आयताकार होती है, और उसकी 2 सतह जो होती है त्रिभुजाकार होती है। तो प्रिज्म में कितनी सतह होती है? प्रिज्म में कितनी सतह होती है? कितनी सतह होती है? तो आप कह सकते हैं कि प्रिज्म में 5 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 5। 3 आयताकार होती है, 3 आयताकार, और 2 त्रिभुजाकार होती है। 2 क्या ऐसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। अब बात आती है त्रिभुज में किनारों की संख्या कितनी होती है, कोर की संख्या कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में कोर कितने हैं, तो गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। त्रिभुज में कितने किनारे होते हैं? त्रिभुज में कितने किनारे होते हैं? तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? तो 9 होते हैं। प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? 9 होते हैं। प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो 6 शीर्ष होते हैं। देखिए, अगर एक साइड की बात करते हैं, एक शीर्ष यहां है, दूसरा शीर्ष यहां है, तीसरा शीर्ष यहां है, उसी तरह तो यहां भी है। तो चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। तो प्रिज्म में 6 शीर्ष भी होते हैं। और प्रिज्म की परावर्तक सतह जो होती है वो कौन होती है? तो प्रिज्म जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तो त्रिभुजाकार सतह जो होती है वो प्रिज्म की परावर्तक सतह नहीं होती है। और प्रिज्म जिस बेस पे, जिस आधार पे टिका होता है वो भी परावर्तक सतह नहीं होती है। प्रिज्म बनाने में जो 2 आयताकार सतह इस टाइप से जुड़े होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये प्रिज्म की जो होती है परावर्तक सतह होती है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में आपसे कि प्रिज्म की परावर्तक सतह कैसी होती है। तो कहेंगे कि प्रिज्म की परावर्तक सतह आयताकार होती है। ठीक है।
तो आज एक चीज और मैं आपसे बता दूं, समझा दो कि कभी कभी क्या होता है कि आप पानी जो है बाल्टी में भर लेते हैं, पूरा 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 पानी भर देते हैं बाल्टी में, और जब देखते हैं, जब लबालब पानी भरा होता है, जब देखते हैं तो पानी की गहराई हमको कम प्रतीत होती है। जितना एक्चुअल गहराई होता है उतना हमको दिखाई नहीं देता है, हमको कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि हमको पानी एक्चुअल गहराई नहीं देती है? लगता है कि पानी का पेंदी ऊपर है और गहराई पानी क्या है उसमें कम है। या कभी कभी आप फील करिएगा, देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि बाल्टी ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए और उसमें एक रड यानी छड़ को डुबो दीजिए, लगेगा पानी के अंदर जो छड़ है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ऊपर का छड़ सीधा दिखेगा और नीचे का मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है? या पानी से भरी बाल्टी में की पेंदी ऊपर उठी हुई प्रतीत क्यों होती है? या परीक्षा का एक और फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि एक कटोरे में सिक्का रखा हुआ है और उसमें जब हम जल डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? या एक कटोरे में सिक्का रखा हुआ है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसमें हम पानी डालते हैं तो सिक्का दिखाई देने लगता है, क्यों? क्या कारण है, क्या रीजन है ना? तो ये एक ही रीजन है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आइए एक चित्र के माध्यम से हम देखें कि पानी की एक्चुअल गहराई क्यों नहीं दिखाई देती है, या क्षण मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, और कटोरे में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि मान के चलिए ये हमारा बाल्टी है, ये हमारा बाल्टी है। क्या है? बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जितना गहराई है उतना दिखता नहीं है। हमको लगता है कि इसका पेंदी यहां पे है, महसूस करते हैं कि इसका पेंदी, क्योंकि पेंदी एक्चुअल में यहां है, लेकिन लगता है कि पेंदी यहां है, यानी इतनी ही गहराई हमको दिखाई देती है। ऐसा होता क्यों है? तो आप देखें, ये है हवा। क्या है? हवा। हवा है तो ये कौन सा माध्यम होगा? विरल। क्या होगा? विरल। और ये है पानी। क्या है? पानी। तो पानी है तो कौन सा माध्यम होगा? सघन होगा। जब हम इसकी पेंदी को देखते हैं तो पेंदी से जब प्रकाश की किरण चलती है, कहां क्या करती है? चलती है। पेंदी से जब प्रकाश की किरण चलती है तो यहां से मान लीजिए उछला कौन? प्रकाश की किरण ऐसे चली, और हमारा जब ये जल से ऊपर आएगी हवा में, मान के चलिए थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखेगा। मान लीजिए कि ये जो है प्रकाश की किरण ऐसे चली, यहां पेंदी से प्रकाश की किरण आई और ये सघन से विरल में जा रही है, तो यहां अभिलंब अगर हम खींचते हैं तो ये अभिलंब से दूर भागती है। कहां भागती है? अभिलंब से दूर भागती है। कहां भागती है? अभिलंब से दूर भागती है। अब हमारा नेत्र जो है यहां पे है, हमारा नेत्र यहां पे है। अब फिर प्रकाश की जो दूसरी किरण यहां पे आती है, आती है, तो ये विरल से सघन में आ रही थी, अभिलंब खींचेंगे तो इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन क्या करता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और ये आकर के यहीं पे मिल जाता है। इसको मिलना चाहिए यहां, लेकिन मिल जाता है यहां। मिलना चाहिए एक्चुअली यहां पे, लेकिन मिल जाता है यहां। तो हमको कैसा फील होता है कि यहां चूंकि पेंदी का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यहां बना और यही प्रतिबिंब हमारी आंखों को दिखाई देता है, इसलिए बाल्टी की पेंदी जो है ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसा ही कुछ हमारे छड़ के साथ भी होता है, कटोरे में रखा सिक्के के साथ भी होता है। तो सिंपली सा जवाब है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पानी से भरी बाल्टी में उसकी पेंदी उठी हुई क्यों प्रतीत होती है, तो एक लाइन में जवाब देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर कहता है कि पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है क्यों, तो एक लाइन में जवाब देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर कोई पूछता है कि कटोरे में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, तो एक लाइन में जवाब देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रिज्म
और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रिज्म, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे अपवर्तनांक को देखा, निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखा, आपेक्षिक अपवर्तनांक को देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः लेंस लेकर के आऊंगा, इसी चैप्टर का लेंस लेकर के आऊंगा। और मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा।